ही लेगा, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, और हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ, और मैं लिखूंगा दी, ओके प्रिंट एफ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसकी बॉडी को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आप थोड़ा टाइम दो इसकी बॉडी को लिखने के लिए, मैं इसको कमेंट आउट करूँगा अभी। और यहाँ पर मैं प्रिंट एफ करूँगा और मैं लिखूँगा दी फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए और फैक्टोरियल ऑफ ए। और ए क्या है, ए को हम बना देंगे कुछ भी, मान लो मैं इंट ए इज इक्वल टू एंड ए इज इक्वल टू 3 करता हूँ। और इसके बाद आप देखो इंट फैक्टोरियल और इंट, मान लो मैंने डी लिखा, ठीक है, मैंने इंट फैक्टोरियल लिखा और इंट डी लिखा। और यहाँ पर आप लोग देखो मैं रिटर्न क्या करूँगा और क्या करूँगा बेसिकली, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। मैं चाहूँ तो इसको ए भी लिख सकता हूँ, जस्ट सो दैट यू नो, मैंने यहाँ पर ए पास किया है फैक्टोरियल को, तो मैं यहाँ पर भी ए लिख सकता हूँ। कंफ्यूज मत होना, ये जो है यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसकी कॉपी यहाँ पर जाएगी। अब इसकी बॉडी को लिखने से पहले फैक्टोरियल की डेफिनेशन को समझते हैं। देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। फैक्टोरियल ऑफ 5 होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अच्छा फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ, आपको क्या इतना टाइप क्यों कर रहे हो, ऊपर से ही कॉपी करो, यहाँ पर करो 4 और ये हटा दो इस तरह से, ये फैक्टोरियल ऑफ 4 होता है। अच्छा फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होता है, आप कहोगे यार कमाल करते हो, ये होता है फैक्टोरियल ऑफ 3। एक पैटर्न देख रहे हो इसमें, एक चीज़ दिखाऊँ आपको इसमें, हमने यहाँ पर फैक्टोरियल एन जब लिखा, मालूम मैं चाहता हूँ एक इसको जनरलाइज करना चाहता हूँ, फैक्टोरियल एन क्या होगा, 1 2 3 डॉट 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 एन तक, मतलब अगर एन तक वो आया, 1 तक आया तो 1 ही पे रुक जाएगा, 2 तक आया 2 पर ही रुक जाएगा, 1000 तक आया 1000 तक जाएगा। अच्छा अगर मैं n-1 करूँ, यहाँ पर n-1 है ये हम सब जानते हैं, ठीक है भाई, पहले n-1 आएगा फिर n आएगा। अगर मैं सिर्फ n-1 तक लिखूँ इसको, फैक्टोरियल n-1 को, तो ये भी ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से फैक्टोरियल n का सही फॉर्मूला लिखा हुआ है, और यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 का एकदम सही फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या फैक्टोरियल n में और फैक्टोरियल n-1 में एक सिमिलैरिटी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो क्या सिमिलैरिटी? फैक्टोरियल n के अंदर फैक्टोरियल n-1 ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि मैं फैक्टोरियल n को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, आप मुझे बताना हाँ या ना। इतने की जगह पर मैं फैक्टोरियल n-1 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये फैक्टोरियल n-1 का फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ फैक्टोरियल ऑफ n इज फैक्टोरियल ऑफ n-1 इंटू n? हाँ ये तो होता ही है। अगर आप वैसे भी देखो तो फैक्टोरियल का 5 होगा, फैक्टोरियल का 4 इंटू 5, फैक्टोरियल 4 का होगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 4। इसका मतलब मैं फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, यानी कि जब मैं कह रहा हूँ फैक्टोरियल इंट ए, मैं ये पूरा जो डिस्कशन है इसको यहाँ से हटाता हूँ बाहर, यहाँ रख देता हूँ, कहीं भी मैं रख सकता हूँ बट मैं बाहर रखता हूँ इसको। यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं कह सकता हूँ कि रिटर्न करो फैक्टोरियल ऑफ n-1 इंटू n, ये रिटर्न कर दो। तो क्या होगा, तो क्या होगा कि जो 5 का, यहाँ पे मैं n ही लिख लेता हूँ, a नहीं n लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जो 5 का फैक्टोरियल है वो ब्रेक डाउन होगा फैक्टोरियल 4 इंटू, फाइव में, फिर फैक्टोरियल 4 ब्रेक डाउन होगा 3 के फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5 में, फिर 2 का फैक्टोरियल ब्रेक डाउन होगा, इवेंचुअली 1 के फैक्टोरियल तक आ जाएगा। लेकिन जब ये 1 के फैक्टोरियल में आएगा तो ये फैक्टोरियल 0 मांगेगा, फैक्टोरियल 0 इंटू 1, फैक्टोरियल -1 तक ये चला जाएगा घटते घटते। तो वो मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये फैक्टोरियल -1 तक जाए और घूमते घूमते फैक्टोरियल -इन्फिनिटी तक चला जाए, समझ रहे हो, मतलब घटता जा रहा है ना, n-1 कैलकुलेट करता जाएगा और ये इनफाइनाइटली कैलकुलेट ही करता जाएगा। आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ अगर समझ में नहीं आया। फैक्टोरियल 3 मान लो मैंने इससे पूछा, इस फंक्शन से ऐसे ही पूछा फैक्टोरियल 3 क्या होता है, तो ये बोलेगा फैक्टोरियल 2 इंटू 2, फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है फैक्टोरियल 2 क्या होता है, ये बोलेगा फैक्टोरियल ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 2, मैं बोलूँगा फैक्टोरियल 1 क्या होता है, ये बोलेगा फैक्टोरियल 0 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, मैं बोलूँगा फैक्टोरियल 0 क्या होता है, ये बोलेगा फैक्टोरियल -1 इंटू 0। यहाँ गलत हो जाएगी चीज़ें, ये नहीं होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स रिटर्न करता है और ये फैक्टोरियल 0 तक डिफाइन होता है, बट फैक्टोरियल -1 कुछ नहीं होता है। तो हमें इस चीज़ को फिक्स करना है अपने कोड में।
तो उसके लिए हम डालते हैं बेस कंडीशन। हम कहते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 हो या फिर n की वैल्यू 0 हो तब आप रिटर्न कर दो 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे बहुत ही सही यार, ये तो मतलब बढ़िया है, फैक्टोरियल यहाँ पर एक इंटीजर ले रहा है, जैसे ये 1 में टूटेगा, जैसे ही 1 में टूटेगा ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और फिर बाकी ये कर लेगा काम अपने आप खुद। अब क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन ही ऐसी है कि वो अपने आप में डिफाइंड है, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ n में फैक्टोरियल ऑफ n-1 आता है, तो ये कभी कभी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हर प्रॉब्लम को रिकर्शन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस प्रॉब्लम को रिकर्शन से सॉल्व करो जो कि अपने आप में उसका फॉर्मूला ही रिकर्सिव हो, जैसे कि ये फॉर्मूला रिकर्सिव है। अब आ जाओ यहाँ पर, आप लोग इसको रन करके देखते हैं यार, हमने 3 का फैक्टोरियल निकाला नहीं अभी तक, एंड आई एम श्योर कि आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल 6 आ रहा है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24 होता है, वो भी आ जाएगा। और हमारे 7 का फैक्टोरियल क्या होता है 5040 होता है। 6 का क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 720 होता है, 120 होता है। 6 का 720 होता है, 6 का 720 होता है। याद करने की ज़रूरत है भी नहीं यार, ठीक है, याद करने की ज़रूरत है भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं, तो मैंने यही समझाया हुआ है यहाँ पर, आप इसको गो थ्रू ज़रूर करना। ये बेस कंडीशन कहलाती है, ये जो हमने लिखा है कि या तो 0 हो या 1 हो, ये बेस कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये बेस कंडीशन है, इसको बेस कंडीशन बोलते हैं। बेस कंडीशन ये इंश्योर करती है एक रिकर्सिव प्रोग्राम में कि रिकर्सिव प्रोग्राम एंड हो रहा है, वरना क्या होगा फैक्टोरियल 1 तक ही आएगा, फिर ये फैक्टोरियल 0 होगा, फिर फैक्टोरियल -1 -2 -3 कभी रुकेगा ही नहीं है, कुछ रिटर्न ही नहीं होगा, स्टैक बढ़ती चली जाएगी। हम नहीं चाहते स्टैक बढ़ती चली जाए। तो मैंने इसका ड्राई रन आप लोगों को दिखाया हुआ है, आप लोग इसको भी देखो। मैंने बोला है फैक्टोरियल 5 जब कैलकुलेट हो रहा है तो वो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 में टूटेगा। अच्छा एक बात और, मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 इंटू n लिखा है, आप चाहो तो इसको n इंटू n-1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वो, आप जैसे मन चाहे करो। ठीक है, मैंने n इंटू n-1, अरे एक ही बात है ना, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, कैसे भी कर लो किसी भी ऑर्डर में। तो फैक्टोरियल 5 मैंने किया तो ये 5 इंटू फैक्टोरियल 4 में टूटा, फिर 5 इंटू ये फैक्टोरियल 4 टूटा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 में, बाकी सब कुछ ऐसे ही आया। फैक्टोरियल 3 टूटा 3 इंटू फैक्टोरियल 2 में, 5 इंटू 4 इंटू 3 आया, फैक्टोरियल 2 टूटा 2 इंटू फैक्टोरियल 1 में। अब फैक्टोरियल 1 नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि मैंने एट द टॉप कंडीशन डिफाइन कर रखी है फैक्टोरियल 1 के लिए, तो ये यहीं पर रिटर्न हो जाएगा। और एक बार फंक्शन रिटर्न हो गया उसके नीचे का कुछ भी कॉल नहीं होता है, याद रखना। एक बार फंक्शन रिटर्न हो गया तो मतलब वो वहीं पर रुक जाएगा, उसके नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा, फिर चाहे उसके नीचे कुछ कोड भी क्यों ना हो। अगर मैं यहाँ पर ही रिटर्न लिख दूँ तो ये फंक्शन कुछ करेगा ही नहीं, अगर मैंने यहाँ पर ही रिटर्न कर दिया तो समझ लो आप लोग, रिटर्न लिख के सेमीकोलन लगा दिया अगर मैंने, तो ये फंक्शन कुछ करेगा ही नहीं, एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, रिकर्शन इज ऑफन अ डायरेक्ट वे टू इंप्लीमेंट सर्टेन एल्गोरिथम्स बट नॉट ऑलवेज द मोस्ट डायरेक्ट वे। मैंने आपको बताया कि रिकर्शन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका होता है, कुछ एल्गोरिथम्स में इंटीग्रेट हो जाता है जिसका फॉर्मूला ही रिकर्सिव है, यानी कि फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि एक चीज़ के फॉर्म में दूसरी चीज़ को लिखा जा सकता है। जैसे कि फिबोनाची सीक्वेंस है, वो फिबोनाची सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है जिसमें फिबोनाची सीक्वेंस खुद आती है। ठीक है, करेंगे बात उसका प्रैक्टिस सेट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंडीशन इन अ रिकर्सिव फंक्शन दैट स्टॉप्स फर्दर रिकर्शन इज कॉल्ड बेस केस। हमने यहाँ पर बेस केस लिखा, ये बेस केस होता है, बेस कंडीशन भी कहते हैं इसको। Sometimes, due to an oversight by the programmer, a recursive function can continue to run indefinitely without reaching a base case. कभी कभी क्या होगा कि अगर आप ये लिखोगे ही नहीं बेस केस, या आपने गलती कर दी तो बेस केस कभी चलेगा ही नहीं, और बेस केस नहीं चलेगा तो आप गलती कर बैठोगे, और आप गलती कर बैठोगे तो आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, मेमोरी एरर आएंगे, क्योंकि वेरिएबल बनते चले जाएंगे बनते चले जाएंगे बनते चले जाएंगे। भाई आपके कंप्यूटर में फिजिकल रैम जो लगी है उसकी लिमिट है एक, हाँ पता है वो 256 तक हो सकती है, GB तक, वो कितनी भी हो सकती है, आप 1 TB की रैम लगा लो यार, उसकी लिमिट तो है ना कुछ, तो वो लिमिट ब्रीच हो जाएगी अगर आपने रिकर्सिवली चला दिया। प्लस C लैंग्वेज इतनी फास्ट होती है, तो इसलिए हमको रिकर्सिव प्रोग्राम्स लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि मेमोरी एरर्स ना हो और लॉजिक हमारा बिल्कुल सही इंप्लीमेंट हो जाए। आज के ChatGPT के ज़माने में आप ChatGPT से पूछ सकते हो कि ये कोई मेमोरी एरर तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, और भाई बता देता है ChatGPT। काफ़ी कमाल के एरा में हम लोग जी रहे हैं, AI का पूरा इस्तेमाल करें आप लोग। आई होप कि आप लोग को ये फंक्शंस वाला चैप्टर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। आप लोगों से मिलूंगा मैं इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट में। सी यू देयर। सो गाइस, चैप्टर 5 प्रैक्टिस सेट को करते हैं, और शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर ओपन विथ कोड करूँगा, और यहाँ पर जो पहली प्रॉब्लम है उसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रॉब्लम 1.c, और यहाँ पर आप लोग देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स।
इजी पीजी लेमन स्क्वीजी यार, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भाई इंटीजर नहीं होगा एवरेज, फ्लोट होगा एवरेज, और वो इंटीजर लेगा 3, तो इंट ए, इंट बी और इंट सी। देखो अब बस उंगलियां चलनी चाहिए आपकी कीबोर्ड पर, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट आपको पता है। प्रैक्टिस सेट का मतलब उंगली चलाओ, सिंपल सी बात है। रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट लगाएं हम, ताकि हमारे जो कैलकुलेशंस हैं वो करेक्ट हों, ठीक है। ओके गुड। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि इंट मेन मैंने लिखा है, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट एफ, और मैं लिखूँगा दी एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज़ परसेंटेज डी, और मैं यहाँ पर एवरेज फंक्शन यूज़ करूँगा विद ए बी एंड सी, ठीक है। सेमीकोलन लगाऊंगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू मान लो 6, और डी सी इज इक्वल टू क्या 5 मान लेते हैं। 6 3 9 5 14 होता है, 14 डिवाइडेड बाई 3 जितना भी होता है वो प्रिंट हो जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर 0 दिखा रहा है। एक्चुअली मुझे इसको परसेंटेज एफ करना चाहिए था, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो आप देखो 14 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर 4 दिखा रहा है, वाई सो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो मैंने यहाँ पर फ्लोट रिटर्न करवाया, इंट ए बी और सी करा, तो ये तीनों जुड़ेंगे सबसे पहले। ए बी एंड सी इज, तो यहाँ पर 6 और 3 होता है 9, 9 और 5 होता है 14, और 14 डिवाइडेड बाई 3 4 तो नहीं होता है। लेट मी चेक कि क्या इशू है यहाँ पर। यहाँ पर इशू क्या है कि आप लोग इंटीजर और इंटीजर में करा रहे हैं डिवीजन, तो आप लोगों को इंटीजर और फ्लोट में डिवीजन कराना है। तो 3.0, या तो आप इनको फ्लोट बना लें, या फिर आप क्या करें कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3.0 करें, ताकि इंटीजर और इंटीजर की कैलकुलेशन एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आए, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेज़ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए हैं। एक फंक्शन लिखना है जो कि सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो मैं 02_problem2.c के नाम से बनाऊंगा एक फंक्शन, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट नहीं फ्लोट C टू F, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट
करना है और यहाँ पर हम लेंगे एक इंट सी, या फिर क्यों इंट ले हम जब हम फ्लोट ले सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी करे। एंड आई वांट मेक श्योर कि हम फंक्शन प्रोटोटाइप्स भी लिखें ताकि हम एक अच्छी प्रैक्टिस जो है उसको फॉलो करें। तो यहाँ पर हमने लिखा फंक्शन प्रोटोटाइप, अब लिखी हमने फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में मैं सीधा ChatGPT से पूछूंगा सेल्सियस टू एफ फार्मूला फॉर सी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देगा, मुझे बस फार्मूला चाहिए। देखो इसने प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हमें चाहिए 9/5C+32, 9/5C+32, ठीक है। तो मैं लिखूंगा रिटर्न 9/5C+32। अब देखो ब्रैकेट्स वगैरह लगा लेना यहाँ पर। एंड इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप 9/5 जो करवा रहे हो ना वो 9.0/5.0 करवाओ। और इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप 9C/5 करो। तो पहले हम 9 × C करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, क्योंकि 9 × C में करूँगा तो फ्लोट आएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं 5 करूँगा और इसमें ऐड कर दूंगा मैं 32। यहाँ भी मैं एक ब्रैकेट लगा लूँगा यार, सेफ्टी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स कभी आपको हानि नहीं पहुँचाएंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा printf सेल्सियस फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर फॉर परसेंटेज एफ इज़ परसेंटेज एफ, और यहाँ पर हम C/F चलाकर और यहाँ पर हम C जो है वो लिख देंगे। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड C इज़ इक्वल टू, मान लो फ्लोट सेल्सियस इज़ इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस को हम करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कंफ्यूज मत होना। एक फंक्शन लिखा जो कि क्या करेगा 9C/5+32 रिटर्न कर देगा, जो कि फॉर्मूला होता है, हमने अभी देखा, ठीक है। सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड बाय 5 करा, +32 करा। और यहाँ पर हमने क्या किया कि परसेंटेज एफ यहाँ पर हमने किया C, और यहाँ पर भी हम परसेंटेज एफ करेंगे क्योंकि सब कुछ अभी फ्लोट में चल रहा है। परसेंटेज D की आदत मत डालना, परसेंटेज एफ जहाँ है वहाँ परसेंटेज एफ ही करो। और यहाँ पर देखो ये आ गया 113। और एक काम करते हैं, इसको %.2f करते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट्स आएंगे बस बाद में डेसिमल के, अच्छा दिखता है थोड़ा। .2f करके आप .1f भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग .1f भी यूज़ करते हैं, बट ठीक है मैं इसको .2f करता हूँ। अच्छा अगर आप .0f करोगे तो ये आपको बिल्कुल इंटीजर की तरह प्रिंट करके देगा, बट नॉट अ गुड आइडिया। आप इसको .2f तक ही रखो, मेरे हिसाब से मुझे ठीक ठाक अच्छा लगता है। .2f 2000, ठीक है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये कह रहा है कि राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम एक्सर्टेड बाय अर्थ। ओके, तो ये थोड़ा फिजिक्स में मैं चला गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिया मैं थोड़ा फिजिक्स में ज़्यादा घुस गया, बट लेट मी टेल यू समथिंग कि जब भी आपको कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं पता तो आप ChatGPT का प्रयोग करो। तो चलते हैं ChatGPT में और इस क्वेश्चन का फॉर्मूला पूछते हैं। तो इसी क्वेश्चन को कॉपी करूंगा और इसी क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ पर पढ़ा दूंगा ChatGPT को, और यहाँ पर एक्चुअली ये सॉल्व कर देगा। तो मैं नहीं चाहता, F इज इक्वल टू mg है भाई साहब फॉर्मूला, ठीक है। आंसर नहीं देख रहे हम लोग, क्योंकि भाई फिर मतलब मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूंगा मतलब। अरे यार देखो आप 03_problem 3.c बॉयलर प्लेट कोड हम लोग डालेंगे, और हम यहाँ पर लिखेंगे लेट इंड एम मान लो 45। आप ऐसे फ्लोट यूज़ करो, मैं मान रहा हूँ कि इंटीजर है, ठीक है, मास इंटीजर में है, और हमें फोर्स पता करना है, ठीक है, और हमें एक फंक्शन लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, फ्लोट फोर्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोट, और हम इस फोर्स नाम के फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे, और हम यहाँ पर कहेंगे फ्लोट एफ या फिर फ्लोट मास, ठीक है। और हम रिटर्न करेंगे मास मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है। फोर्स होता है mg, बहुत सिंपल है यार, printf, और हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ फोर्सेस परसेंटेज f बैकस्लैश n, और यहाँ पर हम लिख देंगे फोर्स हम चला देंगे, और फोर्स चलाकर हम जो वैल्यू है वो दे देंगे m की। तो एक बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फंक्शन मैंने बनाया है और उसको यूज़ किया है। तो आप देखो यहाँ पर 45 × 9.8 441 आ गया, ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल सही हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे रहा है, ठीक है, और हमें फोर्स निकाल कर दे रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन टू कैलकुलेट nth एलिमेंट ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो क्या होती है फिबोनाची सीरीज, गिव मी फिबोनाची सीरीज। मान लो हम ये फिबोनाची सीरीज बस हम बता रहे हैं, सी लैंग्वेज में नहीं पूछी थी इससे, मैंने थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है।
मैं एक नई चार्ट स्टार्ट करूँगा। एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट याद रखता है, गिव मी फिबोनाची सीरीज़। तो फिबोनाची सीरीज़ हमने क्या करना है कि उसका nth एलिमेंट कैलकुलेट करने का फंक्शन लिखना है। अब देखो इसने फिर वही किया, छोड़ो इसको, इग्नोर करो आप, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा क्या होती है फिबोनाची सीरीज, और हम उसका प्रोग्राम खुद बनाएंगे अपने दम पर उसका प्रोग्राम बनाएंगे। 04_problem4.c बॉयलर प्लेट कोड में डालूंगा। देखो ये होती है फिबोनाची सीरीज, अगर आपको नहीं पता तो हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन लिखेंगे जो कि इस तरह की सीरीज को प्रिंट कर सके। तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा इंट फिबोनाची, और इंट लेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसका सेकंड एलिमेंट है, ये इसका थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है। और यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इंडेक्स को 1 से करेंगे स्टार्ट। क्यों? क्योंकि यार देखो, हम गिनती को 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें nth एलिमेंट चाहिए। तो nth एलिमेंट जब भी बात की जाती है nth एलिमेंट की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके हम निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट। तो देखो पहला एलिमेंट 0, दूसरा 1, तीसरा इन दोनों का सम। कोई भी एलिमेंट पिछले दो एलिमेंट का सम है, आप देख सकते हो पिछले दो एलिमेंट का सम है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसका एक फॉर्मूला बनाना है। हम अगर कहें फिबोनाची n क्या होगा, तो हम कह सकते हैं फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2, n-2, ठीक है, सिंपल है। तो यहां पर हमने क्या किया, सिंपली फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने के लिए हमने बोला कि पिछले दो एलिमेंट सम कर लो। लेकिन पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के लिए तो पिछले दो एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो उनको हम हार्ड कोड करेंगे, वो हमारे बेस केस हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, हमारे बेस केस हो जाएंगे। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, एंड ऑब्वियसली इसको मैं कमेंट आउट करूँगा, जस्ट इज नॉट अ वैलिड सी कोड, इट इज़ एक्चुअली अ वैलिड सी कोड, बट मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ। मैं कहूँगा मैं कहूँगा रिटर्न दिस। मैं कहूँगा इफ n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2, रिटर्न n-1, रिटर्न n-1। ये क्या लिख दिया भाई साहब, n-1, n इक्वल्स टू 1। देखो मैं चाहता हूँ फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड एलिमेंट 1 आए। 1-1 0 होता है, 2-1 1 होता है। ये मैंने नोटिस किया इन दोनों के लिए, तो मैंने n-1 रिटर्न करा दिया। आप चाहो तो इंडिविजुअली भी कर सकते हो, इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 0, इफ n इज इक्वल टू 2 रिटर्न 1, वो भी कर सकते हो। बट मैंने थोड़ा कम लाइन ऑफ कोड में कर दिया काम, समझ रहे हो ना। तो इफ n इक्वल्स टू 1 और इफ n इक्वल्स टू 2 रिटर्न n-1। तो 1 होगा तो 0 रिटर्न हो जाएगा, 2 होगा तो 1 रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज क्या रिटर्न करो, ये रिटर्न कर दो फॉर्मूला। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही ये भी तोड़ता जाएगा, फिबोनाची कैलकुलेट करता जाएगा। तो बेसिकली ये जैसे हमने फैक्टोरियल के प्रोग्राम में देखा था, ये ब्रेक डाउन होता जाएगा और फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि दी वैल्यू ऑफ फिबोनाची सीरीज एट %d इज %d। तो यहाँ पर हम n करेंगे, यहाँ पर हम फिबोनाची n करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। और यहाँ पर हम इंट n इक्वल्स टू मान लो देते हैं 4। n इक्वल्स टू 4 के लिए क्या होगा फिबोनाची सीरीज, रिटर्न फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2। ये क्या हुआ, लेट मी चेक व्हाट्स रॉन्ग। और यहाँ पर फिबोनाची की स्पेलिंग गलत कर दी क्या मैंने, लेट मी चेक कि मैंने क्या गड़बड़ करी है। यहाँ पर ये एरर मुझे मिल रहा है इन फंक्शन फिबोनाची। मैंने कहा इंट फिबोनाची और मैंने कहा इफ n इक्वल्स टू 1 या n इक्वल्स टू 2 रिटर्न n-1, एल्स रिटर्न कर दो फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2। ओके, तो मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्या प्रॉब्लम है। अनडिफाइंड रेफरेंस टू फिबोनाची, ओह मैंने फिबोनाची की स्पेलिंग यहाँ पर गलत कर दिया, उप्स, माय बैड। ठीक है, फिबोनाची, ओके यस। अभी ये नहीं चल रहा है अभी भी यार, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स करी हैं। देखो यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया है फिबोनाची कर दिया है मैंने, यहाँ पर दो फिबोनाची करना है मुझे, फिबोनाची। अभी इसको सेलेक्ट करके देखता हूँ, सारे फिबोनाची है ना, हाँ यार बड़ी सिली मिस्टेक